हेलो एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल नॉलेज जियो पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप इस पॉलिटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और इससे आपका ज्ञानवर्धन भी हो रहा होगा और आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सहायता भी मिल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, Who has the power to make laws on matters included in the state list? राज्य सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लिस्ट में यानी राज्य सूची में लॉज बनाने का पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है। संविधान संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों को 3 सूचियों में वितरण किया गया है। सूची 1 जिसको संघ सूची या यूनियन लिस्ट कहते हैं, सूची 2 जिसे राज्य सूची या फिर स्टेट लिस्ट कहते हैं, और सूची 3 जिसे समवर्ती सूची या फिर कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। और इन तीनों सूचियों का उल्लेख भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में आता है, यानी 7th शेड्यूल में आता है। संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। इस सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं, लेकिन मूल रूप में 97 विषय थे। और इस सूची में रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, संचार, अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य, लेखा परीक्षा, जनगणना और इस तरह के और भी मामले आते हैं। और राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां राज्य विधानमंडल के पास होती हैं। इसमें वर्तमान में 59 विषय हैं। मूल रूप में इसमें 66 विषय हुआ करते थे और इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि, जेल, स्थानीय सरकार, मत्स्य पालन, बाजार, थिएटर, ये सारे मामले आते हैं। और तीसरा, समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। इस सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं और इसमें मूल रूप से 47 विषय थे। और इसमें आपराधिक कानून और प्रक्रिया, नागरिक प्रक्रिया, विवाह और तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, दवाएं, समाचार पत्र, इस तरह के मामले समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट of 2016 introduced a goods and services tax GST replacing which taxes? 2016 के 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने किन करों की जगह एक वस्तु और सेवा कर GST पेश किया? तो इसका सही आंसर है वैल्यू एडेड टैक्स VAT एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स CST। 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसने वैट और CST को रिप्लेस करके GST को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन फॉर अ स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के प्रावधान से संबंधित है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 338। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के प्रावधान से संबंधित है, जिसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में नहीं है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, यानी 6 माह से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देना, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों आंसर सही हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए,
प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है बोथ बी एंड सी। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर या तो 6 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं या फिर उनके 65 साल की उम्र तक ऑफिस होल्ड करते हैं। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सर्विस 6 साल की हो गई हो तो वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर वो 65 साल के हो गए तो उसके बाद वो ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 324(2) ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस दोनों हाउस में से कोई भी हाउस शुरू कर सकता है, और भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के बारे में चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन। भारत के योजना आयोग को किस संस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। 2015 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि सरकार की शक्तियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी पावर्स, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर आपको हमारे चैनल नॉलेजियो पर दिखाए गए इस पॉलिटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज के प्लेलिस्ट के वीडियो पर एक्सप्लेन किए गए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये क्वेश्चंस आपके अन्य दोस्तों या जानने वालों को भी लाभ पहुंचा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज। भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय की अवधि है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस का कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। जब उनकी उम्र 65 साल की हो जाती है तब वो अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का खंड 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के बारे में बात करता है, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी अप्लीकेबल होता है। एक बार चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो 65 साल की उम्र तक वो ऑफिस में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? तो फाइनेंस कमीशन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो सही आंसर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए 1964 में बनाया गया था। 2003 में संसद ने सीबीसी को वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला एक कानून बनाया। इसे एक स्वायत्त निकाय का दर्जा प्राप्त है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त है, यानी सीबीसी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है।
ये कहता है कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद पर प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित रूप से शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है। और बाकी जो ऑप्शंस हैं, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर है चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। भारत में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हेड प्रेसिडेंट द्वारा चुना जाता है और 2004 में आर्टिकल 338 को अमेंड किया गया था और एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया था जिसे 338A कहते हैं। उसके तहत 2004 में NCST को सेटअप किया गया था और ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है। शुरुआत में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट का पार्ट हुआ करता था। उस समय 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, लेकिन बाद में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत जो 1978 में आया था, उसके अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 301 में प्लेस कर दिया गया और भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 से 35 जो पार्ट 3 में है वो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। तो एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी अन्य MCQ क्वेश्चंस को उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।